Assalamualaikum. I am Afira Shabir and today I am here to represent my topic on the behalf of my group 6. I am going to talk about very interesting topic ethyl acetate. In this video lecture we will discuss what is the introduction of ethyl acetate कि ethyl acetate है क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी करेक्टरिस्टिक्स और खसूसियात को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटेट कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इसको हम फ्लोशीट के ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो हमारे पास इथाइल एसीटेट ऑब्टेन होता है उसकी यील्ड जो है वो इतनी लो क्यों होती है और इसकी यील्ड को हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। एंड लास्ट वन कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हम अपनी डेली लाइफ में इसको कहाँ यूज़ करते हैं और इसके अलावा इसके लेबॉरेटरी यूजेस क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं थोड़ा सा कि इथाइल एसीटेट क्या है। इथाइल एसीटेट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, CH3COOCH2CH3 और सिंप्लीफाइड फॉर्म या मोलेकुलर फार्मूला जो है सिंपली हम कहते हैं कि C4H8O2 है। अब उसके बाद जो है ये हमारे पास एस्टर है। एस्टर किसका है, एस्टर ऑफ एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। और इसका जो आयोपिक नेम है, सिस्टमैटिक आयोपिक नेम जो है वो क्या है, इथाइल इथानोएट। और इसके अलावा इसके दूसरे नाम भी हैं जिनसे ये जाना जाता है, जैसे कि एसिटिक एस्टर है, एसिटिक ईथर है, इथाइल एस्टर ऑफ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम इसके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इसका मोलर मास कितना है, 88.106 ग्राम पर मोल। और अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसा है, ये कलरलेस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है एंड इट इज़ लिक्विड। ऑर्डर क्या है, इसकी फ्रूटी स्मेल है, मतलब बहुत स्वीट सी प्लेजेंट स्मेल है। और फ्रूटी स्मेल क्यों है, बिकॉज इट्स एन एस्टर। सोलिबिलिटी, ये हमारे पास वाटर में भी सोलिबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज इथानॉल, एसीटोन, बेंजीन एंड डाइथाइल ईथर। Melting point is -83.6 degrees Celsius, boiling point is 77.1 degrees Celsius and last one is density which is 0.902 gram per cm cube। आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास इथाइल एसीटेट की सिंथेसिस क्या है। इसकी जो है हमारे पास 3 प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं। नंबर 1 है फिशर स्टेरिफिकेशन प्रोसेस, इसको हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे। सेकंड वन हमारे पास है टिस्चेंको रिएक्शन, ये हमारे पास एक्चुअली कमर्शियल मेथड है इथाइल एसीटेट की प्रोडक्शन का। और इसमें होता क्या है कि 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड जो हैं वो रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कौन सा है, अल्क ऑक्साइड बेस यूज़ करते हैं। थर्ड वन हमारे पास है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथानॉल, ये असल में हमारे पास कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन है जिसमें हम हाइड्रोजन के रिमूवल करते हैं इथानॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट कौन सा है, कॉपर एट एलिवेटेड टेम्परेचर बट बिलो 250 डिग्री सेल्सियस। Now move on synthesis of ethyl acetate via Fischer esterification process। Fischer esterification जो है वो हम इससे एमल फिशर ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए हम इसे फिशर esterification कहते हैं। इसमें असल में होता क्या है कि हमारे पास इथानॉल और एसिटिक एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हमारे पास इथाइल एसीटेट जो है वो ऑब्टेन होगा। अब हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। अब हम उसको प्रेफर क्यों करते हैं, उसकी 2 रीज़न है। सबसे पहले हमारे पास ये चीपर है, दूसरा इसका जो क्रॉसिव इफेक्ट है वो लो होता है। आगे हम केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है इथानॉल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और हमारे पास क्या बन रहा है, इथाइल एसीटेट और वाटर। अब हम रिएक्शन मैकेनिज़्म को देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है अटैक ऑफ H+ एसिड टू कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ हम देख रहे हैं कि H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि H+ जो है वो उसके ऊपर अटैक करेगा, उसके साथ जाके कंबाइन होगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो विदड्रॉ करेगा। जब उसके इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर देगा तो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो क्रिएट हो जाएगी और उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है।
और हमारे पास ये बन गया प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन इस एफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए एडजेसेंट जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा और नतीजे के तौर पर कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है कि अटैक ऑफ अल्कोहल on positive charge carbon in carbocation to form tetrahedral intermediate के सेम उसी तरह के हमारे पास कार्बोकेटाइन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ऑक्सीजन जो है हमारे पास अल्कोहल में उसके पास लोन पेयर्स हैं, तो ये हमारे पास जो है आपस में कंबाइन हो जाएंगे और जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास H+ का ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस एफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये एडजेसेंट जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा और H+ जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। जब H+ रिलीज़ हो जाएगा तो जो हमारे पास OH है, OH में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो जो है वो इस H+ को जो अपने साथ कंबाइन कर लेंगे। जब उसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो इस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ये जो हमारे पास CO बॉन्ड है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बना देगा और यहाँ से जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। इस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन के पास जो है वो हमारे पास लोन पेयर्स होते हैं, वो हमारे पास जो है लोन पेयर जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O जो है वो OH जो है वो हमारे पास बन जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को किस तरह कंपनसेट करेगा, एडजेसेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेगा और H+ जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और हमारे पास जो है वो एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास इंडस्ट्रियल स्केल पे ये प्रोसेस होता कैसे है, तो इसको हम फ्लोशीट के ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें हमारे पास जो मेन रिएक्टेंट्स जो हमें चाहिए वो है इथानॉल और एसिटिक एसिड और इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। तो मेन जो है वो हमारे पास ये तीन जो हैं वो रॉ मटेरियल्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, इथानॉल और एसिटिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हम 1% लेते हैं, इथानॉल 25% और जो एसिटिक एसिड है वो हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। जो हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो है वो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा उसको जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। इन तीनों को सबसे पहले हम मिक्सर के अंदर डालते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसे प्री हीटर में लेके जाते हैं, इसको हीट करेंगे एंड देन इनटू स्टेरिफिकेशन कॉलम। स्टेरिफिकेशन कॉलम जो है वो हमारे पास कॉपर का बना होता है और इसमें लेके आते हैं और इसके बाद हम रिफ्लेक्स टेक्निक अप्लाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिफ्लक्स क्या है। रिफ्लक्स ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लिक्विड मिक्सचर को हीट करते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए और उसके नतीजे में जो हमारे पास वेपर्स बनते हैं उनको हम कूल डाउन करते हैं वाया कंडेंसर और उस कंडेंसेट को दोबारा हम लिक्विड मिक्सचर के अंदर लेके आते हैं। रिफ्लक्स का मतलब भी है कि रिटर्न बैक या फ्लो बैक। और हम रिफ्लक्स टेक्निक अप्लाई क्यों करते हैं, इसकी हमारे पास ना दो रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट है हमारे पास लिक्विड मिक्सचर में उसके लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट, और दूसरा ये कि ताकि हम ज़्यादा टाइम तक जो है वो इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सके विदाउट द एडिशन ऑफ द मोर लिक्विड मिक्सचर अगेन एंड अगेन। रिफ्लक्स के दौरान जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस है और इसके बाद हमारे पास जो मिक्सचर ऑब्टेन होगा उसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स आ रहे हैं, अल्कोहल, इथाइल एसीटेट और वाटर। अल्कोहल कितने परसेंट है, 70%, इथाइल एसीटेट 10% एंड वाटर 10%। अब हम देख रहे हैं कि मेन प्रोडक्ट तो हमें इथाइल एसीटेट चाहिए, लेकिन इथाइल एसीटेट कितने परसेंट है, 10%। तो मतलब हमें इसकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करना है तो हम ना अगेन रिफ्लक्स टेक्निक अप्लाई करेंगे। जब हम दोबारा रिफ्लक्स टेक्निक अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मिक्सचर ऑब्टेन होता है वो होता है टर्नरी एजियोट्रॉप मिक्सचर। एंड टर्नरी मतलब कि इसमें भी हमारे पास तीन कंपोनेंट्स आएंगे और एजियोट्रॉप मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। एजियोट्रॉप मिक्सचर वो होता है कि जिसमें हमारे पास
जो वेपर्स की कंपोजिशन होती है वो सेम होती है जो हमारे पास लिक्विड की कंपोजिशन होती है, कि हमारे पास कंपोजिशन जो है वो अनचेंज रहती है, और इसलिए हम इनको ना कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स कहते हैं। और इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, इथाइल एसीटेट है, इथानॉल है और वाटर है। इथाइल एसीटेट की परसेंटेज 83%, इथानॉल 9% और वाटर 8%। और टेम्परेचर इसके दौरान कितना होगा, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम इस मिक्सचर को इंट्रोड्यूस कराते हैं डिकेंटर के अंदर। अब हमारे पास डिकेंटर क्या है, डिकेंटर में जब हम लेके आते हैं ना तो हम उसको डाइल्यूट कर लेते हैं वाटर के साथ। डिकेंटर में हम डिकेंटेशन टेक्निक अप्लाई होती है। डिकेंटेशन क्या है कि जैसे आपने ऑयल और वाटर है ना, उन दोनों को आपने मिक्स किया, वैसे तो वो मिक्स नहीं होते, लेकिन अगर ऑयल और वाटर को हम मिक्स करें और उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम उसको पड़ा रहने दें तो हमारे पास ना 2 लेयर्स बन जाती हैं, वाटर नीचे और ऑयल जो है वो ऊपर लेयर बन जाती है, और हम किसी एक लेयर को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। इसलिए सेपरेशन टेक्निक के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें सेपरेशन जो है वो कम्प्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वाटर के साथ डाइल्यूट करके ना उसको हम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जो है वो रख देंगे, तो हमारे पास जो है वो 2 लेयर्स जो हैं वो हमारे पास ऑब्टेन होगी, लोअर एक्वस लेयर और अपर लेयर। ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो है वो हमारे पास 2 लेयर्स बनेगी। जो ऊपर वाली लेयर होगी वो लेस डेंस होगी, जो नीचे वाली होगी वो हमारे पास ज़्यादा डेंस होगी। और जो हमारे पास लोअर एक्वस लेयर है उसमें हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल और एस्टर प्रेजेंट होते हैं, और इसको ना हम मज़ीद सेपरेटिंग कॉलम के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ से हम एस्टर वगैरह को रिमूव करते हैं। देन जो अल्कोहल है उसको हम एस्टेरिफिकेशन कॉलम के नीचे से इंट्रोड्यूस कराएंगे, और वहाँ से हम अल्कोहल को ऑब्टेन करेंगे, मतलब उसके वेपर्स हमारे पास मिलेंगे। और जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमारे पास माइनर अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो वेस्ट के तौर पर जो है वो सिक्रीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास अपर लेयर आएगी, ठीक है, लोअर लेयर को तो हमने दोबारा से वो रिसाइकिल कर लिया, और जो अपर लेयर है ना उसके अंदर हमारे पास इथाइल एसीटेट, वाटर और इथानॉल प्रेजेंट है। इथाइल एसीटेट कितने परसेंट है, 93%, वाटर 5%, इथानॉल 2%। उसके बाद हम अपर लेयर को लेके आते हैं ड्राइंग कॉलम के अंदर। ड्राइंग कॉलम के अंदर लेके आएंगे तो हमारे पास जो वाटर है वो तो वैसे ही ड्राई हो जाएगा। डिस्टिलेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बकाया रह क्या गया, इथाइल एसीटेट और इथानॉल। तो हमारे पास ना क्रूड इथाइल एसीटेट ऑब्टेन होता है डिस्टिलेशन के बाद, और इथानॉल ऑब्टेन होता है। जो इथानॉल है उसको दोबारा से हम रिसाइकिल मतलब दोबारा से रीयूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने शुरू में जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट है, और इसको ना हम रीयूज़ कर लेते हैं दोबारा से, जो है वो इसको हम पूरे साइकिल के अंदर जो है वो यूज़ कर लेंगे। और जो हमारे पास क्रूड इथाइल एसीटेट है उसकी मज़ीद प्योरीफिकेशन करने के लिए हम रीडिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करेंगे, और हमारे पास प्योर इथाइल एसीटेट बनता है 99 to 100% प्योर। वाइल लो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इथाइल एसीटेट इज़ ऑब्टेन, कि जो हमने इथाइल एसीटेट प्रिपेयर किया है सिर्फ 66.7% यील्ड जो है वो हमारे पास ऑब्टेन हुई है। तो इतनी कम यील्ड क्यों ऑब्टेन हुई है, चलिए देखते हैं। हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, जो प्रोसेस है स्टेरिफिकेशन की, जो मेन केमिकल रिएक्शन है उसमें डबल एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो हमारे पास इथाइल एसीटेट और वाटर बनते हैं, और जब ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो एसिड और अल्कोहल जो है वो ऑब्टेन होगा। इस वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारे पास जो मिक्सचर ऑब्टेन होता है ना, तो वो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास ऑब्टेन होती हैं, जिसमें हमारे पास इथाइल एसीटेट होता है, इथानॉल, एसिटिक एसिड और वाटर। इस वजह से हमारे पास इथाइल एसीटेट जो है वो हमारे पास उसकी यील्ड बहुत कम आती है, क्योंकि 4 तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रही हैं। और हम इस यील्ड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हाउ यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इथाइल एसीटेट इज़ इंक्रीज्ड। इसके लिए हमारे पास ना 2 कंडीशंस हैं, या तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल की अमाउंट को इंक्रीज़ करके, मतलब उनको एक्सेस में यूज़ करके, मतलब कि रिएक्टेंट्स जो हैं, या हम एक रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करके या दूसरे को या दोनों की जो है वो कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और या फिर बाई रिमूविंग वाटर फ्रॉम रिएक्शन मिक्सर, या जो वाटर हमारे पास प्रोडक्ट में ऑब्टेन हो रहा है उसकी जो है वो हम कॉन्टीन्यूअली जो है वो रिमूवल करते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी कंसनट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर हम
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी की भी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करता है कि वो इस इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके या फिर अंडो कर सके इस इफ़ेक्ट को। तो हम देखते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल की कंसंट्रेशन को जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो क्या करना चाहेगा कि इनकी कंसंट्रेशन को वो दोबारा से डिक्रीज़ कर दे। तो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो किस रिएक्शन में डिक्रीज़ होगी, जब जो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, क्योंकि तब जो है ये यूटिलाइज़ होंगे और जो है वो फेवर करेगा कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड हो। इसी तरह अगर हम वाटर को जो है वो रिमूव करते हैं या उसकी कंसंट्रेशन जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और इक्विलिब्रियम जो है वो उस डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करना चाहेगा कि जो हमारे पास वाटर है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो। वाटर की कंसंट्रेशन भी जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में वाटर बन रहा है, इसलिए जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारे पास सूटेबल होगा। मतलब दोनों कंडीशंस जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो चाहेगा कि वो फॉरवर्ड ही प्रोसीड हो, और जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा तो हमारे पास इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और वाटर तो वैसे ही हम कॉन्टीन्यूअल उसकी रिमूवल कर रहे हैं। इस तरह जो है वो हमारे पास यील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। यूजेस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट को हम लेबॉर्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, डेली लाइफ में भी इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। सबसे पहले हम लैब यूजेस देख लेते हैं। लेबॉर्ट्री में जो इथाइल एसीटेट कंटेनिंग मिक्सचर्स होते हैं उसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक्सट्रैक्शंस में जो है वो यूज़ करते हैं। और इथाइल एसीटेट को ना हम रिएक्शन सॉल्वेंट के तौर पे बहुत कम लेते हैं, क्योंकि ये खदशा होता है कि वाटर की प्रेजेंस में जो है वो इसकी हाइड्रोलिसिस ना हो जाए। इसके अलावा हम इसके डेली लाइफ यूजेस देख लेते हैं। इसको हम एज अ सॉल्वेंट या एज अ डाइल्यूटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन एज आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड एसेंस के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। आपने चिकन क्यूब्स का नाम सुना होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि चिकन क्यूब्स में चिकन प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे नहीं, उसमें चिकन का फ्लेवर है। इसी तरह हम एसेंस यूज़ करते हैं, वनीला एसेंस और पाइनएप्पल के एसेंस यूज़ करते हैं मुख्तलिफ केक्स वगैरह बनाने में। तो एसेंस हमारे पास क्या है, कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ फ्लेवर या फ्रेगरेंस, कि हम किसी भी चीज़ के अंदर देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे पास उसके अंदर फ्रेगरेंस या फ्लेवर इंट्रोड्यूस कराता है, तो उसकी जो है वो हमने लिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा हम इसे ग्लूज़ में, नेल पॉलिश रिमूवर्स में, परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ करते हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम इसमें। और वार्निशेस वगैरह में भी यूज़ करते हैं। वार्निशेस क्या होते हैं कि जो पेंट्स होते हैं ना उसके ऊपर भी हम एक कोटिंग करते हैं वार्निशेस की। इसके अलावा हम इसे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं एज अ प्लास्टिसाइज़र। लास्ट वन इन डीकैफिनेटिंग टी एंड कॉफ़ी। डीकैफिनेटिंग प्रोसेस में हम कैफ़ीन की रिमूवल करते हैं। कैफ़ीन हमारे पास क्या है, नेचुरल स्टिमुलेंट है जो टी लीव्स और कॉफ़ी बीन्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। अगरचे हमारे पास कैफ़ीन जो है उसकी लो डोजेज जो है वो बेनिफिशेंट होती है, जैसे ये हमारे पास अलर्टनेस काज करती है या फटीग वगैरह को कम करेगी, लेकिन अगर हम इसकी हाई डोजेज लेंगे तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं फर्टिलिटी के ऊपर, ग्लूकोज कंट्रोल के ऊपर। इसके अलावा ये हमारे पास इंसोम्निया काज करता है, हेडेक काज करता है, इसलिए हमने इसको ज़्यादातर रिमूव कर देते हैं। हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, टी लीव्स जो कॉफ़ी बीन्स के अंदर कि हम उनको ना सोक कर देते हैं इथाइल एसीटेट के अंदर। हमने इथाइल एसीटेट के अंदर कॉफ़ी बीन्स को हम भिगो देंगे। जब हम उसको भिगो देंगे उसके बाद ना सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जो है वो हम उसको भिगोए रहने देंगे। उसके बाद हम इसको वाटर के साथ जो है वॉश कर लेंगे, तो हमारे पास जो 97% रिमूवल है ना वो हमारे पास कैफ़ीन की हो जाएगी। 1 से 2% कैफ़ीन हमारे पास कॉफ़ी या चाय में मौजूद होती है जो हम लेते हैं, और इस तरह हम इथाइल एसीटेट को यूज़ करेंगे इन द डीकैफिनेटिंग प्रोसेस। और ये हमारे पास थे यूजेस ऑफ इथाइल एसीटेट। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन फ्रीली आस्क मी, आई एम अवेलेबल।